जिसने 2002 से 2022 के बीच का जो सफ़र था उसको ना केवल देखा है बल्कि उसमें एक सेनापति की तरह भूमिका भी निभाई। कोई आपको ऐसा ट्राइबल भी नहीं दिखा कि जिसका कोई शोरूम हो या कोई बड़ा बिजनेस हो या कोई किसी ने फैक्ट्री लगाई हो। ये सब तो लेस देन 1% में आते हैं। उसको अगर कोई बोलेगा कि भाई आपको ये ज़मीन में दे देता हूँ, आप उसको जोत लो और उससे अपनी घर चलाओ और अपनी कमाई खड़ी करो, वो भी नहीं कर पा रहा है। तो उसको तो वाइट कॉलर जॉब चाहिए, वो वाइट कॉलर जॉब भी अभी मिल नहीं रही है, तो वो डिप्रेशन में जा रहा है कि उसके पास, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, अब मैं करूँ क्या। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। नतीजा नहीं आया था तब तक किसी ने लाइट बिल नहीं भरा था। 5 तारीख को वोटिंग हुई थी सेकंड फेज़ में और 8 तारीख को काउंटिंग था, तब तक किसी ने लाइट बिल नहीं भरा था। बोले कि सरकार तो इसकी बनने वाली, तो लाइट बिल भरना ही नहीं तो क्यों भरे। और उसके बाद देखना मिला कि जीबी ऑफिस के बाहर कतारें लग गई। 2002 से 2022 के बीच का 20 साल एक ऐसा समय रहा जिसने गुजरात के राजनीति को भी बदला और देश की भी राजनीति को बदला। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जिसने 2002 से 2022 के बीच का जो सफ़र था उसको ना केवल देखा है बल्कि उसमें एक सेनापति की तरह भूमिका भी निभाई। लड़े भी, जीते भी, हारे भी, लेकिन फिर लड़े, जीते और मिशन मोदी के सामने एक चुनौती बन के खड़े रहे। तमाम लोग जब भविष्य बनाने के लिए भाजपा में जा रहे थे तब भी उनने ना सिद्धांत से समझौता किया ना अपने विचारों से समझौता किया। पारिवारिक पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाते रहे, उसका खामियाजा भी चुकाया और उस खामियाजा चुकाने का आनंद भी लिया। हम बात कर रहे हैं गुजरात के विधानसभा में कम लेकिन सबसे सक्रिय विधायकों में से एक डॉक्टर तुषार चौधरी से, और इनकी पहचान साउथ गुजरात से है। गुजरात विधानसभा में ये अकेले ऐसे विधायक हैं जो दक्षिण गुजरात और उत्तर गुजरात दोनों जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से विधानसभा में भी आए। तुषार भाई, ये 20 साल का आपका सफ़र कैसा था? 20 साल में काफ़ी चढ़ाव उतार देखे हैं। मैं पहली बार 2002 में जब विधायक बना, वो साउथ गुजरात के तापी डिस्ट्रिक्ट व्यारा विधानसभा से मैं विधायक बना था। लेकिन मेरा वो कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पार्टी ने मुझे 2004 में मांडवी लोकसभा से सांसद का टिकट दिया और मैं 2004 में सांसद बना। और 2004 से 2009 यूपीए 1 कांग्रेस की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह साहब जब प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में मैं सांसद रहा। और 2009 में दोबारा पार्टी ने मुझे बारडोली लोकसभा से सांसद का टिकट दिया और मैं वहाँ से भी मैं चुनाव जीता। और 2009 से 2014 तक 5 साल में राज्य मंत्री के रूप में 5 साल में राज्य मंत्री भारत सरकार में रहा। और आदिजाति मामलों से लेके नेशनल हाईवे, ट्रांसपोर्ट, ऐसे प्रभार का मैंने जिम्मेदारी संभाली और मैं 5 साल प्रधान राज्य मंत्री की हैसियत से काम किया। आप MBBS है, डॉक्टर होने से पॉलिटिक्स में कैसे आए? मेरे पिताजी भी खुद सिविल इंजीनियर थे और सरकारी डेप्यूटी इंजीनियर की हैसियत से नौकरी भी कर रहे थे। लेकिन वो राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद हमने देखा कि वो 7 बार विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष बने, नेता प्रतिपक्ष बने, कई मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री का भी काम उन्होंने संभाला। तो राजनीति हमारी परिवार में थी, तो मैं सबसे बड़ा था परिवार में। तो मुझे भी कहा गया कि भाई आप भी चुनाव लड़ो। तो मैं यूथ कांग्रेस में तो 1996 से सक्रिय था ही, और तो 2002 में मुझे पार्टी ने मौका दिया, तो मैं इस तरह राजनीति में सक्रिय रूप से आ गया। आप ट्राइबल मिनिस्टर थे। ट्राइबल इशू पे जब बात करते हैं पूरे देश में एक हिंदू अस्मिता तमाम चीज़ें होती है, उन सब के बीच में ट्राइबल अस्मिता ख़त्म हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं?
नहीं, इसमें क्या है कि आप देखिए कि ट्राइबल में भी अभी दो तबके के लोग हो गए हैं। एक बिल्कुल गरीब है जो कभी गांव से बाहर नहीं गया, बहुत बहुत तो तहसील तक गया है। दूसरे ट्राइबल ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे हो गए तो उनको सरकारी नौकरियां मिल गई, अफसर बन गए, तो वो लोग नौकरी के हिसाब से पूरे परिवार के साथ उनको वहाँ से गांव से निकल के शहर तक जाना पड़ा। तो शहर तक गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो सुविधा मिल रही थी उनका फ़ायदा उनके बच्चों को भी मिला, तो वो लोग भी पढ़ लिख गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए यार, बड़े अफसर बन गए। तो वो लोग का नाता जो पहले गांव के साथ था वो टूट गया और उनको जिससे मिलना जुलना ज़्यादा हो गया शहर के लोगों के साथ, वो 80% या 90% नॉन ट्राइबल लोग थे। तो वहाँ की जो कल्चर था वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और धीरे धीरे अपनी संस्कृति भूल गए। जैसे कि मैं मेरा खुद का उदाहरण दूंगा कि मैं एक गुजरात के चौधरी कम्युनिटी से मैं आता हूँ। यहाँ गुजरात में हर एक कम्युनिटी की अपनी बोली होती है। तो चौधरी कम्युनिटी की जो हमारी जो भाषा है, आदिवासी भाषा, मैं बोल सकता हूँ, मैं समझ भी सकता हूँ, लेकिन मेरा बेटा या बेटी वो कभी भी वो समझ भी नहीं सकेगी और बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो कल्चर से वो दूर ही रहे। तो इस तरह संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही है क्योंकि वहाँ से विस्थापित जो होते हैं काम के लिए, नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए, उसकी वजह से जो नाता, जो मेलजुल जो होनी चाहिए अपने समाज के लोगों के साथ, वो कम हो रही है। तो मैं जब ट्राइबल मिनिस्टर था तब हमने वो सब भी हमने कोशिश की थी कि हर एक राज्य में हम कल्चरल फेस्टिवल रखते थे। फिर वहाँ से जो जीत के आता था उनको दिल्ली बुलाते थे। दिल्ली में भी हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन आता था और उनका वो वहाँ जनरल हम ऑल इंडिया लेवल का भी कल्चरल फेस्टिवल और सब रखते थे। तो हम कोशिश कर रहे थे कि भी एक जाति का ट्राइबल उड़ीसा से है तो वो गुजरात वाले ट्राइबल कैसे है वो भी जाने, राजस्थान वाले कैसे वो भी समझे, और मध्य प्रदेश वाले कि क्या परिभाषा है, वो कैसे जी रहे हैं, वो कैसे दिखते। तो ये सब कोशिश हमने की थी, लेकिन जो रोज की जो इंटरेक्शन होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, इसलिए धीरे धीरे संस्कृति का विलय हो रहा है। ये एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए एक चिंतक के तौर पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जगह पे अभी जो पढ़े लिखे लोग हैं या रिटायर गवर्नमेंट अफसर है या रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो सब भी अभी संस्कृति को बचाने की झुंबेश में अभी भाग ले रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि कोई भाग लेने के लिए तैयार नहीं था और जो 100% प्योर ट्राइबल है उन तक हमारी बात ही नहीं पहुंचती थी कि हमारी संस्कृति को बचाने का कुछ काम चल रहा है, क्योंकि वो अपनी रोज़ की कमाई में, रोज़ के काम से उसको छुट्टी नहीं मिलती थी, तो वो हमसे अलिप्त रहता था। तो उनको भी ऐसा लगने लगा कि भाई ये भले ट्राइबल है लेकिन हमसे कुछ अलग है, तो हमसे दूरी बना के रखता था। तो ये जो गैप आ गया, तो गैप की वजह से जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। तो अभी काफ़ी जगह पे मैं देख रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग भी इसमें जुटे हैं, तो वो भी गांव-गांव घूम के अपने समाज को जागृत कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में शायद हो सकता है कि वो सब वापस लौटे। आदिवासी समाज के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? आदिवासी समाज के जो मतलब ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जो इसका जंगल के साथ नाता है, तो उसका जो वन अधिकार अधिनियम यूपीए सरकार ने पारित किया था 2006 में और 2008 से वो लागू हुआ पूरे देश में, आज भी उनका लाभ जो परिवार को मिलना चाहिए वो आज तक पूरी तरह से मिला नहीं है। वो एक उनकी बेसिक मांग है जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। जो आदिवासी परिवार सुशिक्षित है, वो पढ़े लिखे युवान युवती घर में है, लेकिन जो पहले जो उनको सरकारी नौकरियां जो उपलब्ध होती थी, आज उसका 1% भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। तो शिक्षित बेरोजगारी का दर अभी बहुत बढ़ रहा है। तो
और दूसरा क्या है कि ट्राइबल लोग बेसिकली पशुपालन हो या खेती हो या मजदूरी हो उससे जुड़े हुए हैं। आपने कोई कॉरपोरेट वो ट्राइबल नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, क्योंकि कोई आपको ऐसा ट्राइबल भी नहीं दिखागा जिसका कोई शोरूम हो या कोई बड़ा बिजनेस हो या कोई किसी ने फैक्ट्री लगाई हो। ये सब तो लेस देन 1% में आते हैं। तो बाकी सब के लिए तो यही 3 व्यवसाय है जो वो कर सकते हैं। तो अभी पढ़ लिख जाएगा तो वो उसको ये भी उसको छोटा लगता है। फिर उसको आप पढ़े लिखे ग्रेजुएट डबल ग्रेजुएट आदमी को बोलेंगे कि तेरे को गाय भैंस ला के देता हूँ तो तब उसको संभाल और अपना खुद का कमा ले, तो वो नहीं करेगा। उसको अगर कोई बोलेगा कि भाई आपको ये ज़मीन में दे देता हूँ, आप उसको जोत लो और उससे अपनी घर चलाओ और अपनी कमाई खड़ी करो, वो भी नहीं कर पा रहा है। तो उसको तो वाइट कॉलर जॉब चाहिए, वो वाइट कॉलर जॉब भी अभी मिल नहीं रही है। तो वो डिप्रेशन में जा रहा है कि उसके पास उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, अब मैं करूँ क्या। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये अभी ये स्थिति ज़्यादा दिखने को मिल रही है। आप गुजरात कांग्रेस के 2 बार वर्किंग प्रेसिडेंट थे। ट्राइबल वोट बैंक कांग्रेस का एक वोट बैंक था। कांग्रेस आदिवासियों के साथ एक लगाव था, उनका आत्मिक संबंध था। ट्राइबल कांग्रेस से दूर जा ऐसा क्यों? कर्नाटक में कांग्रेस जीती, उसमें आदिवासियों की एक बड़ी भूमिका थी। जब हम गुजरात में आके देखते हैं, आपके पिताजी मध्य प्रदेश के जॉइंट मध्य प्रदेश जो था वहाँ के इंचार्ज रहे, गुजरात के पहले और आखिरी आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, आपकी माताजी 16 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। तो इन सब के बीच में कहीं ना कहीं ये जो दूरी बनी पार्टी के तौर पे, उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से अमर सिंह भाई के बाद कोई आदिवासी प्रदेश प्रमुख भी नहीं बना। देखिए, जहाँ तक आदिवासियों की बात है, 2002 से लेके अब 2002, 2007, 2012, 2017 ये 4 विधानसभा चुनाव हुए। तो चारों विधानसभा चुनाव का आप रिकॉर्ड देख लीजिए तो हर एक बार बीजेपी से कांग्रेस की ट्राइबल सीटें ज़्यादा ही आई है और ऑलमोस्ट 1/3 के करीब आई है। तो बीजेपी को तो ट्राइबल में कभी बढ़त मिली नहीं। ये पहली बार ये चुनाव में 2022 के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी अधिकतम सीटें आई। लेकिन उसमें भी आप अगर रिज़ल्ट का आकलन आप करें तो उसमें कांग्रेस पार्टी की अभी 3 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती है और बाकी सीट 23 सीट पे बीजेपी का कब्जा है। लेकिन उसमें से 15 सीटें ऐसी है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ट्राइबल वोट का डिवीज़न हो गया। इसकी वजह से बीजेपी 15 सीट जीती है। नहीं तो अगर इस बार भी वोट का डिवीज़न नहीं होता तो इस बार भी कांग्रेस 18 सीट थी। लेकिन अलगाव का कोई तो कारण होगा कि वो एक नए घर को आम आदमी पार्टी को चुना। पार तापी नर्मदा मूवमेंट के बल पे कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ने गई थी आदिवासी बेल्ट पे, और ये आंदोलन कांग्रेस को महंगा पड़ा। तमाम पॉलिटिकल एनालिसिस इस पे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? ये बैकफायर कैसे हुआ? प्लानिंग लेवल पे हुआ, मूवमेंट लेवल पे हुआ? क्योंकि जो तालुका लेवल पे इससे नेता खड़े हुए वो सब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बन गए। ये बात सही है, लेकिन पार तापी नर्मदा का जो आंदोलन था वो दक्षिण गुजरात तक सीमित था। ये दाहोद पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में नहीं था या नॉर्थ गुजरात में साबरकांठा या बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में नहीं था। तो वहाँ भी ट्राइबल सीट में कांग्रेस जीत नहीं पाई। लेकिन मूवमेंट तो आदिवासी मूवमेंट जुड़ाव तो वहीं से बना ना। नहीं, जुड़ाव बना, लेकिन इस बार एक्चुअल आप देखिए तो स्थिति क्या हुई है मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने असेंबली चुनाव के दौरान वचन दिया था कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम 500 रुपये में आपको गैस का सिलेंडर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसी कोई बात रखी नहीं थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बात रखी थी कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री में गैस का सिलेंडर देंगे। तो ट्राइबल वोट में क्या हुआ कि जिसको कांग्रेस पे भरोसा था कि भाई ये पार्टी बोल रही है 500 में देंगे तो देगी, तो वो हमारे साथ रहे।
कई लोगों ने सोचा कि भाई ये 500 का खर्चा भी क्यों करें, इतनी महंगाई में 500 भी अगर बच रहे और ये फ्री में दे रही है, तो वो लोग चले गए आम आदमी पार्टी के साथ। तो हुआ क्या कि ना मुफ्त में सिलेंडर मिला, ना 500 में सिलेंडर मिला, तो अभी 1150 में सिलेंडर देने वाली पार्टी जीत गई। तो ट्राइबल तो दोनों तरफ से लूट गया। ऐसा ही हुआ था कि हमारी पार्टी ने बोला था कि भी हमारी सरकार आएगी तो हम 5 साल में 10 लाख शिक्षित बेरोजगारों को ट्राइबल की सरकारी नौकरी देंगे, वो भी पूरे तनख्वाह के साथ और रिटायर होने के बाद पेंशन भी मिले। ऐसी सरकारी नौकरियां हम 10 लाख शिक्षित बेरोजगार को 5 साल में देंगे। तो जिनके परिवार में सरकारी नौकरी पहले कांग्रेस कार्यकाल में मिली थी, उनके बेटे को लगा कि भाई ये हमारे पिताजी को भी कांग्रेस ने नौकरी दी थी, तो ये पार्टी हमको नौकरी देगी, क्योंकि यहाँ तो 27 साल से बीजेपी का शासन है और बीजेपी शासन में उनको नहीं मिली है। तो उनको भरोसा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, देंगी, तो वो हमारे साथ रहे, वो शिक्षित बेरोजगार युवा युवती हमारे साथ रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बोला था कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम तो 3,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो किसी को लगा कि भाई ये तो सिर्फ नौकरी देने की बात कर रही है, ये तो 3,000 हर महीने मिलेंगे। तो जिसको नौकरी चाहिए थी वो हमारे साथ रहे, जिसको 3,000 में ही संतुष्ट थे वो आम आदमी पार्टी के साथ चले गए। तो नतीजा क्या हुआ, ना 3,000 वाली सरकार बनी, ना 10 लाख नौकरी देने वालों की सरकार बनी, लेकिन पेपर लीक करने वाले की सरकार बन गई। तो इसमें ट्राइबल के साथ धोखा हुआ ही, वो एक विचलित हो गया, उसको अभी बहुत बड़ा जुर्माना उसको चुकाना पड़ रहा है। ऐसा वो अभी महसूस कर रहा है, क्योंकि मुझे याद है कि जब तक नतीजा नहीं आया था तब तक किसी ने लाइट बिल नहीं भरा था। 5 तारीख को वोटिंग हुई थी सेकंड फेज़ में और 8 तारीख को काउंटिंग था, तब तक किसी ने लाइट बिल नहीं भरा था। बोले कि सरकार तो इसकी बनने वाली, तो लाइट बिल भरना ही नहीं तो क्यों भरे। और उसके बाद देखना मिला कि जीबी ऑफिस के बाहर कतारें लग गई, क्योंकि बोले अभी तो सरकार बनी नहीं, अब तो बिल भरना पड़ेगा, नहीं तो कनेक्शन कट जाएगा। तो ट्राइबल ये थोड़े मतलब लाभ में उसको ठगा गया या वो खुद मतलब शिकार हो गया, तो वो अभी ये महसूस कर रहा है। साउथ गुजरात से खेड़ बम आप कैसे आए, क्योंकि वो तो 3 बार से अश्विन कोतवाल सिटिंग एमएलए थे, बीजेपी में गए, नोटेड कैंडिडेट थे, तो ये माना जाता था कि उसके सामने कोई लड़ने को उनके सामने तैयार नहीं है, तो आप वहाँ से यहाँ कहाँ आ गए? से खेड़ ब्रह्मा विधानसभा से मेरे पिताजी 95 में पहली बार चुनाव लड़े थे, वो वहाँ से 95 में जीते थे और उसके बाद 98 में भी वो वहाँ से विधायक बने थे और 2002 में 3 बार वो विधायक बने थे। लेकिन उनका 2004 में देहांत हो गया। तो 2004 से 2022 मतलब 18 साल तो बहुत बड़ा गैप होता है। तो 18 साल में तो हमारा कोई वहाँ इतना आना जाना भी नहीं हुआ कि इतना हमारा वो था नहीं। हाँ, आप नेशनल पॉलिटिक्स में हाँ, थे, मैं 10 साल में दिल्ली चला गया, सांसद था, तो मेरा इतना तालमेल वो कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ था नहीं। लेकिन हमारी पार्टी ने कुछ सर्वे कराया था, क्योंकि पार्टी जब 15 साल विधायक कांग्रेस पार्टी से हो और अचानक बीजेपी में चला जाए तो पार्टी के लिए विकल्प ढूंढना भी मुश्किल था। तो पार्टी के सर्वे में ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट हुआ। मैंने तो असेंबली चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया था कि मेरे परिवार में शादी थी, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन सर्वे में रिफ्लेक्ट हुआ कि अगर आप अमर सिंह चौधरी के परिवार के किसी को चुनाव लड़ाते हो तब जाके आपकी सीट बचेगी, नहीं तो आपकी सीट नहीं बचा पाओगे। तो ऐसा सर्वे में रिफ्लेक्ट हुआ, तो पार्टी ने मुझे आदेश किया कि भाई आपको लड़ना पड़ेगा। तो इस तरह पार्टी के आदेश की वजह से मैं ये चुनाव लड़ा, नहीं तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। और मैं जीता भी कांग्रेस पार्टी और मेरे पिताजी की वजह से ही जीता हूँ, इसलिए क्योंकि वो जब मुख्यमंत्री थे तब 86, 87, 88 3 साल गुजरात में अकाल पड़ा था। ये अकाल में नॉर्थ गुजरात में तो वैसे भी बारिश कम होती है, तो उस टाइम पे मेरे पिताजी एज ए सीएम उन्होंने यहाँ गांव-गांव में वो रिलीफ वर्क चालू करवाया था। उसमें काम के बदले में आधा पैसा आधा अनाज वो दे रहे थे। फिर वो गांव-गांव में उसमें तालाब बनवाए थे। तो और जो उनके पशु
गाय भैंसें थी उनके लिए भी हरा घास की भी उन्होंने उपलब्ध कराया था। मतलब किसी गाय भैंस को भी मरने नहीं दिया था और किसी आदमी को भी मरने नहीं दिया था। तो वो आज तक लोग भूले नहीं हैं। तो जैसे मेरा नाम हुआ कि ये इसका बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो जो उन्होंने वो अकाल देखा था गुजरात का, और मेरे पिताजी की कामगिरी उन्होंने देखी थी, उन्होंने मन बना लिया कि नहीं वोट तो हमको उसको ही देना पड़ेगा। तो ऐसे जो मेरे पिताजी के काम की वजह से जो जुड़े हुए थे और उन 3 बार विधायक भी वहाँ रहे थे, तो उनका जो नाता था उन्हीं की लोगों की वजह से मैं ये चुनाव जीता। नहीं तो मेरे लिए वो चुनाव जीतना संभव ही नहीं था, क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं देखी थी। पूरी सरकार आपके खिलाफ थी। वो जो कैंडिडेट बीजेपी का था वो 15 साल विधायक रह चुका था, तो वो गांव गली गली सब जानता था। और मैंने तो गांव भी पूरे नहीं देखे थे। प्राइम मिनिस्टर की सभाएं आपके डिस्ट्रिक्ट में हुई, होम मिनिस्टर की सभा हुई। 17 दिन में मैं चुनाव लड़ा, क्योंकि 13 तारीख को रात को 10 बजे तो मेरा टिकट अनाउंस हुआ। एक दिन मिला, 15 तारीख को मैंने नॉमिनेशन फाइल किया और 5 तारीख को वोटिंग था। तो मेरे को सिर्फ 17 दिन मिले थे। 17 दिन में मेरे को जो हो सका करा, लेकिन फिर भी मैं जीत गया, वो मेरे पिताजी की वजह से और कांग्रेस पार्टी की वजह से। अभी खेड़ ब्रह्म के लिए डॉक्टर तुषार चौधरी की प्राथमिकता क्या है? खेड़ ब्रह्मा को भी वहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार युवा है, तो उनके लिए कुछ इंडस्ट्री या जीआईडीसी का स्थापन खेड़ ब्रह्मा में हो, तो उसका उनको रोजगार मिल सके, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो उनकी निजी जो ज़रूरत है, रास्ते की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खेतों में सिंचाई के लिए सुविधा की ज़रूरत है, वो सब पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। और उसका सर्वांगी विकास पूरे 3 ब्लॉक का ये असेंबली है और एक नगर पालिका भी उसमें आती है, तो सबका विकास हो, वो मेरा कोशिश रहेगी। विकसित गुजरात माना जाता है, मेट्रो का गुजरात, बुलेट ट्रेन का गुजरात, लेकिन मैं आपका फेसबुक प्रोफाइल अभी चेक कर रहा था इंटरव्यू के पहले, तो वहाँ बस स्टैंड के बस का स्टॉपेज हो, इसकी डिमांड होती है। नहीं, बस स्टैंड की डिमांड नहीं है, बस डिपो की डिमांड है। बस डिपो वहाँ विजयनगर ब्लॉक जो हमारा है, यहाँ इतने आज़ादी के 75 साल के बाद भी वहाँ बस डिपो आज तक किसी सरकार ने बनाया नहीं है। और आज भी वहाँ के जो ट्राइबल लोग है वो जीप में सफ़र कर रहे हैं, और जीप में सफ़र तो करते हैं, लेकिन जीप के बोनेट पे बैठ के सफ़र करते हैं, जीप की छत पे बैठ के सफ़र करते हैं। ऐसी हालत मतलब रोजिंदा ये हो गई है। तो उनकी बरसों से डिमांड है, तो मैं एज ए विधायक में बना हूँ, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द डेपो का निर्माण हो, तो अधिक बस की सुविधा गांव-गांव तक मिले, तो उनको उसका फ़ायदा मिले। इसलिए मेरी भी ये कोशिश जारी है। वैकेंट पोस्ट आपके यहाँ एक बड़ा मसला है, ख़ासतौर से हेल्थ में। डॉक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर हैं तो वो हॉस्पिटल में नहीं होते। जिस तरह से बाकी जगह मेडिसिन्स हैं वो नहीं होती, तो वहाँ तो एक दूसरी लड़ाई है ना। सही, गांधीनगर अहमदाबाद से देखें तो वो एक पूरा ऐसा नहीं है कि एक कांचनसी, अगल बगल की वो जो दोनों डिस्ट्रिक्ट है, साबरकाठा बनासकाठा, वहाँ का जो जीवन स्तर अभी भी वो 1980 के दशक में है। ये बात सही है कि जो विकास की लहर हर एक गांव तक, हर एक घर तक पहुंचनी चाहिए, वो ग्रामीण इलाकों में और ख़ास करके आदिवासी घरों तक नहीं पहुंच पाई है। वन बंधु कल्याण योजना की इतनी बात होती है, मोदी जी के ज़माने से है, इतना बजट फलना डिगना। आप गांधीनगर घूमिए तो 3 किलोमीटर में 5 होल्डिंग आपको वन बंधु कल्याण परिषद ए के मिल जाएंगे। वो ज़मीन में क्यों नहीं है? ये देखिए, मैंने अभी विधानसभा में भी ये बात रखी थी कि जब पहली बार लॉन्चिंग किया था वन बंधु कल्याण योजना का, तब मुख्यमंत्री तत्कालीन नरेंद्र मोदी साहब थे। उन्होंने ये लॉन्च किया था और उन्होंने उसमें 45,000 करोड़ का बजट का आवंटन किया था। तो 5 साल के लिए ये योजना उन्होंने लागू की थी पहली बार फर्स्ट फेज़ में। तो 45,000 मतलब हुआ साल के 9,000
9,000 करोड़ रुपया। अभी इस बार का बजट आप देखिए 2024 का, तो उसमें ट्राइबल के लिए सिर्फ 3410 करोड़ का प्रावधान किया है। तो मतलब मोदी साहब जब 2007 में दे रहे थे, तो आज 24 आ गया, तो आप उसको घटा के 3400 करोड़ दे रहे हो। इसका मतलब साफ है कि आपकी कोई मंशा नहीं है कि आदिवासी आगे बढ़े, कि आदिवासी पढ़ लिख के अफसर बने, कि आदिवासी पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करे। ये तो ऐसे मंशा ही नहीं है, तो कैसे आदिवासी आगे बढ़ेगा। बहुत सारे आदिवासी नेता बीजेपी में गए, कांग्रेस छोड़ के, और वो मिनिस्टर बने, सहकाय में हैं। तो ये ऐसा क्या है कि कांग्रेस से छोड़ के आदिवासी बीजेपी में जाए? देखिए, राजनीति में कोई भी आता है तो उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है कि मैं विधायक बनूं, मैं सांसद बनूं या मैं प्रधान बनूं। जब उसको लगता है कि भाई यहाँ रह के, कि ये पार्टी में रह के मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, और उसको वो खुद के लिए जा रहा है, वो किसी आदिवासी के भले के लिए नहीं जा रहा है, वो समाज के हित के लिए नहीं जा रहा है, लेकिन खुद के लिए, अपनी अपेक्षा संतुष्ट करने के लिए ऐसे लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं। और उनको मतलब जो चाहते हो मिल भी जाता है, कहीं को नहीं भी मिलता है। ये सैद्धांतिक तौर से आप इसको कैसे देखते हैं? ऑफर तो आपको भी आए होंगे। नहीं, इससे में क्या है कि ये विचारधारा की बात आती है, आइडियोलॉजी की बात आती है। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी से इसलिए जुड़े हैं कि हमारी पहचान ही कांग्रेस पार्टी ने करवाई है। अगर कांग्रेस पार्टी उस वक्त ही हमको मतलब ट्राइबल का दर्जा या वो नहीं देते, रिजर्वेशन नहीं देते, तो आज हम विधायक भी नहीं बनते। तो आज हमारे परिवार में ही आप देखिए, तो मेरे परिवार में कांग्रेस पार्टी से मेरे पिताजी मुख्यमंत्री बने, नेता प्रतिपक्ष बने, गुजरात सरकार में सालों तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे, मैं खुद सांसद बना हूँ, मैं भी केंद्र सरकार में मंत्री रहा हूँ। तो एक परिवार को कांग्रेस पार्टी ने तो इतना दिया है कि वो हम भूल ही नहीं सकते। और आज सिर्फ मैं मेरे निजी स्वार्थ के लिए मैं पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में जाऊं, ये मैं कभी कर ही नहीं सकता। तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? जो लोग हमको इतने साल से चुनाव में जीता रहे, आज मैं भी 2 बार लोकसभा जीता हूँ, 2 बार विधानसभा जीता हूँ, मेरे पिताजी 7 बार विधानसभा जीते थे, मेरे माताजी 30 साल तक जिला पंचायत जीती थी। तो ये जो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में हमको जिताते हैं, वो जो हमें पे भरोसा करते हैं, तो उनका विश्वासघात हम कैसे कर सकते हैं। 2000 जो सेकंड पार्लियामेंट आपकी थी, तब आप लोग सब एक टीम राहुल थे। आप थे IPN सिंह, सचिन पायलट, अरुण यादव, भगवत जितेंद्र सिंह, तमाम यूथ एक लीडरशिप डेवलप हुई थी। वो अपनी स्टेट पॉलिटिक्स में जब वापस आई तो संघर्ष कर रही है। आपने जो नाम गिना है उसमें से काफ़ी लोग तो अभी पार्टी बदल के सामने भी चले गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी उनको दिया ही था, नहीं दिया था ऐसा नहीं, सबको मंत्री बनाया था, प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, जो भी मतलब पार्टी दे सकती थी वो दिया था। अभी इस पार्टी के पास सत्ता नहीं है और उनको सत्ता ही चाहिए, तो पार्टी कैसे दे सकती? तो ऐसे जो लोग थे कि जो बिना सत्ता के रह नहीं सकते थे, वो सत्ता के लिए चले गए। इस चुनाव में अहमद पटेल की कितनी कमी खली गुजरात को? अहमद पटेल साहब जब थे तब मतलब ट्राइबल जो कैंडिडेट जो भी रहते थे, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वो हर एक तरह से उनको मदद रूप होते थे। और उनके लिए मतलब सब तरीके से, मतलब चुनाव जीतने के लिए जो भी चाहिए उनको बोले कि भाई हमारे को ये लीडर की सभा चाहिए, तो वो लीडर दूसरे दिन आ जाता था। हमको ये फिल्म स्टार चाहिए तो फिल्म स्टार दूसरे दिन आ जाता था। पैसा चाहिए तो पैसे का प्रबंध हो जाता था। मतलब जो लॉजिस्टिक सपोर्ट, सब मॉरल सपोर्ट सब उनसे मिलता था, तो हम निश्चिंत होकर चुनाव लड़ रहे थे। इस बार तो सब ट्राइबल कैंडिडेट का हाल ऐसा था कि चुनाव लड़े तो कैसे लड़े, ये हालत में
साथ सब लोग की ये पोजीशन थी कि कैसे ये चुनाव लड़ेंगे, ये हालत हो गई थी इस पर। भविष्य की तुषार चौधरी की योजना क्या है? वापस साउथ गुजरात या नॉर्थ गुजरात या पूरा गुजरात या AICC? देखते हैं आने वाले दिनों में, अभी तो टाइम है, तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी जहाँ बोलेगी वहाँ काम करने के लिए हम तैयारी है। गुजरात में तो कर ही रहे हैं, नेशनल लेवल पे भी किया है। आगे पार्टी हमको जहाँ बोलेगी वहाँ जाने की हमारी तैयारी है। लेकिन आप तो पॉलिटिशियन है ना, पॉलिटिशियन तो अपने 10 साल का ब्लूप्रिंट जेब में रखता है। जो आपके साथी गए तो वो ब्लूप्रिंट लेके ही गए ना, तो आपने कुछ तो ब्लूप्रिंट बनाया होगा, क्योंकि आगे पार्लियामेंट इलेक्शन है। मैं ब्लू प्रिंट वाला पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं सीधा सादा बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिटिक्स में आया हूँ, ऐसा आदमी हूँ। तो मैं वो लंबा ज़्यादा सोचता नहीं हूँ और मेरी इतनी कुछ बड़ी अपेक्षा या ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जो जिम्मेदारी मुझे दी जाती है उसको कैसे अच्छी तरह निभाऊँ, यही मैं काम करता रहता हूँ। बाकी ऊपर वाला है और पार्टी है, काम की कदर होती है और होती है, तो उसमें मैं फल की आशा कभी रखता नहीं। गुजरात के लिए क्या ऐसे 3 सुझाव हैं आपके 22 साल के एक कार्यकर्ता के तौर पर, नेता के तौर पर नहीं, जिससे कांग्रेस खड़ी हो सके? एक तो पहला तो सुझाव ये है कि जो जनसंपर्क जो कांग्रेस पार्टी का पहले था वो अभी कम हो गया है। जैसे छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो इफ़ेक्टिव रहती थी। कि पहले के ज़माने में क्या था कि भाई आज ब्लॉक की कार्यकारिणी मीटिंग है या डिस्ट्रिक्ट की कार्यकारिणी मीटिंग है तो जिसको बुलाना उसको टेलीफोन जाता था, या वो छोटी सी पर्ची बनाते थे उसमें उसका नाम लिख के भेजते थे कि भाई इस तारीख को ये समय पे ये जगह पे मीटिंग है और आपको हम आमंत्रित करते हैं। तो एक पर्चा मिलने से आदमी अटैचमेंट बढ़ता था और वो आता ही था। मतलब पर्चा मिला मतलब समझो कि वो आता ही था, इंडिविजुअल मेरे घर तक पर्चा आया है। आज क्या हो गया है कि आज लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप में डाल देते हैं कि भाई ये मीटिंग है। अभी कई लोग पार्टी से जुड़े हुए उनके पास ऐसा फ़ोन ही नहीं है कि उनमें व्हाट्सएप चल सके, तो ऐसे लोग को तो पता ही नहीं चलता है। मतलब 2 महीने बाद भी नहीं पता चलता कि कांग्रेस की ऐसी मीटिंग हो गई, कि कांग्रेस की यहाँ पे सभा थी। तो जो डायरेक्ट जो कांटेक्ट थे वो कम हो रहे हैं, उसकी खामियाजा पार्टी अभी भुगत रही है। तो पहले तो वो एक करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट लोक संपर्क ऐसे कार्यक्रम पार्टी को देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि लीडरशिप डेवलपमेंट की बात है कि लीडरशिप डेवलपमेंट में आपको यूथ को भी आगे करना पड़ेगा, महिला को भी आगे करना पड़ेगा और नए चेहरे को भी लाना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि 100% आप नए लोग को ला दो, लेकिन 10%, 20% महिला को आगे करो, 5%, 10%, 15% युवाओं को आगे करो। इस तरह सेकंड कैडर की जो लीडरशिप है, स्टेट लेवल की है, डिस्ट्रिक्ट, हर एक उसमें सेकंड कैडर होती है, सेकंड कैडर होती है। मतलब वो ब्लॉक लेवल की भी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी होती है और स्टेट लेवल की भी होती है और नेशनल लेवल की भी होती है। तो सेकंड लेवल के जो लोग हैं उनको भी कुछ जिम्मेदारी दी जाए, उनको भी मान सम्मान मिले। तो क्योंकि क्या है कि पार्टी में कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको कोई चुनाव ही नहीं लड़ना है, उनको सिर्फ संगठन का ही काम करना है। तो कम से कम उनको संगठन में भी आप आगे करोगे तो दौड़ के काम करेगा, तो पार्टी फिर खड़ी हो जाएगी, फिर दौड़ने लगी। लेकिन ये जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो कुछ साल से उसमें कमी आ गई है। उसी वजह से ये संगठन थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। लेकिन यूथ का देखें तो यूथ के तो लोग प्रदेश प्रमुख बनने के बाद बीजेपी में चले गए, जबकि आपके यहाँ तो मेंबरशिप से वोटिंग होती है। इतना महंगा इलेक्शन है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ ले हुए आदमी। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है इसमें नई लीडरशिप कहाँ हुई? यूथ से कौन नेता निकला? अंतिम 2002 से 2023 में हम बात करें, जब आप लड़े थे तो आपकी उम्र मेरे ख्याल से 30-32 साल रही होगी जब पहली बार MLA बने। अभी हम देखें तो ये 20 साल में तो ये जगह ही नहीं बने रही ना। टिकट मिलती है, लोग हार जाते हैं। इसमें क्या है कि
अभी पॉलिटिक्स में क्या है कि सबको शॉर्टकट पसंद है, मतलब तुरंत उसको एमएलए बनना है, तुरंत उसको एमपी बनना है, और एमएलए बन गया तो मिनिस्टर तुरंत बनना है। तो ये जो शॉर्टकट वाली बात आ गई है तो उसमें मायूसी भी जल्दी आ जाती है, और मायूसी आ जाएगी तो आदमी आगे कुछ भी कर सकता है। तो ये जो पहले जो के लोग क्या थे कि आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग थे, तो वो क्या कहे कि कैंडिडेट को भी नहीं जानते थे, लेकिन वो जाते थे तो कांग्रेस को वोट दे के ही आते थे। तो ऐसी सिक्योर जो वोट बैंक थी कांग्रेस की, जो आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई थी, तो वो आज कम हो रही है। क्योंकि इसमें दो वजह है कि मान लो कि आज कोई 18 साल का है और कोई 40 साल का है, तो 18 से 40 साल का जो एज है उसमें किसी ने कांग्रेस की सरकार देखी ही नहीं। अभी कोई उसको इंट्रोडक्शन करेगा, भाई ये तुषार चौधरी है, उसके पिताजी सीएम थे, तो उसको पता ही नहीं अमर सिंह चौधरी कौन था, क्योंकि वो जो जब से राजनीति में आए तब से बीजेपी की सरकार है। नहीं, 2017 का चुनाव हुआ तो यूथ आइकॉन ही 3 निकले थे ना, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवाणी। 2017 में तो ये तीनों यूथ आइकॉन थे। और उसका नतीजा भी 2017 में तो मिले थे, सरकार के करीब तो पहुंच गए थे। लेकिन वो बाद में तो अब कांग्रेस को लगता है कि मेरी भूल हो गई, हमने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, ऐसी बैंक में पैसा डाला कि बैंक ही उठ गई। अभी वो तो हमारा कोई उसमें तो हम बोल नहीं सकते। लेकिन छोड़ के तो गए ना लोग आपको, ये तो दीवार पे लिखा हुआ है ना। हाँ, वो गए, वो भी हकीकत है। उसमें मैं ऐसा तो बोल नहीं सकता कि नहीं गए हैं, कांग्रेस में ही है जो गए हैं, और विधायक भी बन गए हैं बीजेपी से, वो भी हकीकत है। एक अंतिम सवाल, यदि आपको एक दिन प्रदेश प्रमुख बनना हो और 2026 ये जो 24 का लोकसभा चुनाव है, इसमें यदि पार्टी कहे और बीजेपी का मिशन है कि 26 की 26 सीटें 5 लाख के वोटों से जीते, तो आप इसको कैसे देखेंगे और कैसे हल करेंगे? आप बने या नहीं बने, ये मिशन 26 में गुजरात में खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा? देखिए, अभी 26 में से 16 सीटें ऐसी है कि जिसमें कांग्रेस लड़ सकती है। मतलब इतना नतीजा खराब आया है कि 17 सीट पे कांग्रेस सिमट गई है। फिर भी आप वोट शेयरिंग देखेंगे तो उसमें 16 सीटें तो ऐसी है कि अगर कांग्रेस अच्छा कैंडिडेट वहाँ रख देती है तो लड़ सकती है और फाइट दे सकती है। और अगर ट्रायंगुलर ना हो, और अगर विधानसभा में जो ट्रायंगुलर हुआ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, ऐसा वोट का बंटवारा ना हो और 1-to-1 फाइट हो, तो मैं मानता हूँ कि कम से कम 3 या 4 सीट तो कांग्रेस निकाल सकती है। और रही बात 26 सीट 5 लाख से जीतने की और 26 सीट में डिपॉजिट गंवाने की जो बात कर रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि ये बात तो बीजेपी भी जानती है कि उनकी अपेक्षा भी 100-110 से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये आम आदमी पार्टी की वजह से वोट का बंटवारा हुआ, उसकी वजह से ये 156 पे पहुंची है। वो लोग भी जानते हैं हकीकत में वो 156 सीट उनकी आने वाली थी ही नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी की वजह से बाय डिफ़ॉल्ट ये 156 का आंकड़ा जो आया है वो बाय डिफ़ॉल्ट आया है। वास्तविकता ये नहीं है, 156 का जनादेश भी उनके पास नहीं है, लेकिन आया है, वो हकीकत है और हम उसको स्वीकार भी करते हैं। लेकिन लोकसभा में अगर ये ट्रायंगुलर नहीं होता है तो 3-4 सीट तो कांग्रेस आज भी निकाल सकती है। कर्नाटक चुनाव के बाद 2023 को लेके कांग्रेस को उम्मीदें हैं जिन 4 राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन वो पॉजिटिवनेस गुजरात में नहीं दिखती। भी कर्नाटक के परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं में जुनून उत्साह आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है। और आने वाले दिनों में कांग्रेस मध्य प्रदेश भी जीतने जा रही है, हरियाणा भी जीतने जा रही है, तो लोकसभा तक कांग्रेस यहाँ भी फॉर्म में आ जाएगी। और मैं जो बोल रहा हूँ 3-4 से बजाय 6-7 सीट तक भी पहुँच सकते हैं। इस पॉजिटिव नोट पे बात ख़त्म करते हैं कि कांग्रेस 6-7 सीटें आएंगी। नेता वही होता है जो निराश नहीं हो। आप उम्मीद में हैं। NGN न्यूज़ से बात की, इसके लिए शुक्रिया। भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।